बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इस समय क्या चल रहा है, अफवाह जो चल रहा है जिससे आपकी नींदें उड़ गई हैं, उसी के बारे में मैं दो लाइनें आपको सुनाना चाहता हूं कि बाज न चिड़ैया उड़े ड्रोन उड़े वाला बा, कि बाज न चिड़ैया उड़े ड्रोन उड़े वाला बा, और जागत रहो भैया हो यो चोर आवे वाला बा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के पहले लेसन विलेन के वन शॉट वीडियो लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है। आपको मैं सिलेबस नहीं कंप्लीट कराऊंगा, आपको ये बताऊंगा कि पढ़ना क्या है आपको पहले लेसन से, जो कि आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। तो पहले लेसन में ज्यादा कुछ नहीं समझना है आपको, बस जितना टॉपिक मैं बता दूं उतना ही आपको पढ़कर जाना है। और ये एक बात और ध्यान से याद रखिए कि पहले लेसन से आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन अधिक आते हैं। तो याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल पहले लेसन का आपका बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल पर आपको ज्यादा विशेष कर ध्यान देना है। और किन पर? मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, और एक न्यूमेरिकल आपको परासरण दाब पर भी तैयार कर लेना है। तो इन पर आपको न्यूमेरिकल तैयार कर लेना है। और टॉपिक जो आपको याद करना है उसे मैं अभी आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। बस उन्हीं टॉपिकों को आपको देख कर जानना है और आप 90+ छोड़कर आएंगे केमिस्ट्री में। बस जितना मैं वन शॉट, आप कुछ नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं, केवल मेरे वन शॉट वीडियो को देख लीजिए और आप 90+ केमिस्ट्री में लेकर आएंगे। तो चलिए देर न करते हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपका वन शॉट वीडियो जो है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका लेसन है, इसमें लेसन नंबर 1 केमिस्ट्री 12th में लेसन नंबर जो आपका 1 है वो क्या है आप सभी लोग जानते हैं। तो वो आपका है विलयन। क्या है? विलयन। पहला लेसन है विलयन। अब विलयन पहला लेसन है, आप सभी लोग जानते हैं। तब विलयन होता क्या है ये अगर आपसे पूछा जाए कोई, ये आएगा नहीं, जो आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अब विलयन लेसन आप पढ़ रहे हैं तो आपको विलयन के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो विलयन क्या होता है? तो देखिए, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक, ठीक बेटा। तो विलेय और विलायक को मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। यानी विलेय और विलायक से मिलकर बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो विलयन कहते हैं। ठीक बेटा। तो अगर कोई दूसरा डिफिनीशन पूछे विलयन का तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक बेटा। ये विलयन लेसन मैंने डिफिनीशन इसलिए बताया क्योंकि पार्ट का नाम ही है विलयन। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है विलयन किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। या आप दूसरी डिफिनीशन बता सकते हैं कि विलेय और विलायक से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। हम बात करें विलेय क्या है और इसमें विलायक क्या है। तो देखिए, 1 2 3 और इसमें क्या है? 1 2 3 4। इसमें 4 अक्षर हैं और इसमें 3 अक्षर हैं। तो जिसमें कम अक्षर है इसमें क्या है? कम अक्षर। इसमें क्या है? ज्यादा अक्षर। तो विलयन में जो क्या हो? कम हो उसे हम क्या कहेंगे? विलयन में जो कम हो उसे विलेय, और जो विलयन में ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। याद रखिएगा, विलयन में उपस्थित या विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। दूसरा, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। ये सब पूछा नहीं जाएगा, बस आपको विलयन लेसन नाम है इसलिए मैं बता रहा हूं। पूछा क्या जाएगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है टॉपिक वो क्या है? सबसे पहला जो टॉपिक आपका है जो आपके बोर्ड में पूछा जाएगा वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला टॉपिक आप समझ लीजिए क्या है। देखिए, सबसे पहला आपका है समपराशरी विलयन। क्या है? समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? अब देखिए, पराशरी, पराशरी शब्द सुनकर आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान आता होगा कि पराशरी से एक शब्द आता है परासरण दाब। परासरण दाब, ठीक बेटा, आप पढ़े हैं। ये वन शॉट वीडियो है, आपको मैंने पहले पढ़ा चुका है, आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है। अब देखिए, परासरण दाब, समपरासरण दाब, ठीक बेटा, और किसका? विलयन का। तो जब निश्चित ताप पर किसी विलयन का क्या होता है?
समान परासरण दाब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक बेटा, यानी आप लिख सकते हैं कि वह विलयन, क्या लिख सकते हैं, वह विलयन जिसका निश्चित ताप पर समान परासरण दाब होता है उसे हम क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक बेटा, फिर से याद रखिए कि वह विलयन जिसका निश्चित ताप पर परासरण दाब क्या होता है, समान होता है, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ये पूछ सकता है, याद रखिए, मेरे साथ याद करिए, आपको नोट्स लिखते चलना है। क्या है समपराशरी विलयन, वह विलयन जिसका निश्चित ताप पर परासरण दाब क्या होता है, समान होता है, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक बेटा, अब ये शब्द आया परासरण दाब, तो हेडिंग कर लीजिए परासरण दाब किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा, परासरण दाब किसे कहते हैं। अब देखिए परासरण की क्रिया सबसे पहले समझिए, परासरण की क्रिया क्या होती है। तो परासरण की क्रिया क्या होती है कि शुद्ध विलायक के कण जो होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए क्या है, एक पात्र है, एक क्या है, पात्र है। अब इसमें देखिए ये कम सांद्र विलयन है, कम सांद्र विलयन, ये अधिक सांद्र विलयन। विलयन, ठीक बेटा। अब देखिए परासरण क्या होता है, तो परासरण वो या औद्योगिक जो बना हुआ है ये क्या है, अर्धपारगम झिल्ली, क्या है, अर्धपारगम झिल्ली। ये जो है वो आपका क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब समझिए क्या होता है परासरण की क्रिया। परासरण की क्रिया में विलायक के कण जो होते हैं वो कम सांद्र विलयन से या कम सांद्र विलयन से क्या होते हैं, अधिक सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। फिर से देखिए परासरण की क्रिया क्या होती है, इसमें विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। विसरण ठीक इसका उल्टा होता है, अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। ठीक बेटा, तो परासरण आप समझ गए। अब परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब ये विलयन है, इस पर एक ऐसा दाब लगाया जाए जो इसमें क्या हो रहा है, परासरण की क्रिया हो रही है, उस परासरण की क्रिया को रोक दे, क्या कर दे, उस परासरण की क्रिया को रोक दे, तो उस दाब को हम क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे। अब ये दाब लगाएंगे तो वो कहाँ लगाएंगे, तो द्रव की सतह पर लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, द्रव के सतह पर। तो आपसे पूछा जाए परासरण दाब किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं वह द्रव स्थैतिक दाब, वह द्रव स्थैतिक दाब जो विलयन में होने वाले परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि वह द्रव स्थैतिक दाब, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाएगा। वह द्रव स्थैतिक दाब जो विलयन में होने वाली परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक बेटा, ये हो गया परासरण दाब की डिफिनीशन। आपको तैयार कर लेना है अच्छे से, क्योंकि ये 1 नंबर में डिफिनीशन पूछी जाती है। तो परासरण दाब मैंने बता दिया आपको, परासरण बता दिया, विसरण बता दिया, लेकिन ये सब आपको याद नहीं करना है। हाँ, परासरण और विसरण में आप अंतर जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक बेटा, तो ये परासरण दाब मैंने बता दिया, समपराशरी विलयन बता दिया, ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है। समपराशरी विलयन क्या होता है, तो वह विलयन जो निश्चित ताप पर समान परासरण दाब रखता है उसे क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। अब परासरण दाब क्या है, तो परासरण दाब मैंने बता दिया कि वह द्रव स्थैतिक दाब है जो विलयन में होने वाली परासरण की क्रिया को रोक देता है, समपराशरी क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। इसके बाद आपका जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हेनरी का नियम है। क्या है, हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम क्या होता है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा। अगर देखिए हेनरी ने क्या किया था, गैसों को घोलने के लिए, क्या करने के लिए, गैसों को घोलने के लिए एक नियम दिया था, उसी को हम क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास पात्र है, उसमें द्रव भरा हुआ है, अब उसमें गैस को आपको घोलना है,
जब आपको गैस को घोलना है तो अगर ऊपर से दाब लगाएंगे तो गैस नीचे जाएगी, द्रव में घुलेगी। तो यानी आप जितना दाब लगाएंगे उतना ही ज्यादा गैस घुलेगी। ठीक बेटा, यही है उनका क्या, हेनरी का नियम। आज दूसरी डेफिनेशन, इसमें इनके कई डेफिनेशन हैं, तो हम बताता हूं बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन इनको, इनकी। P इक्वल टू क्या होता है, पी ए इक्वल टू के एच, या ऐसे समझिए पी ए अनुक्रमानुपाती एक्स ए। ठीक बेटा, अब पी ए क्या है, तो पी ए जो है आपका वो है विलेय का वाष्प दाब। ठीक बेटा, एक्स ए क्या है, तो एक्स जो है वो क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। ठीक बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये विलेय का वाष्प दाब है, ये क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। तो इन्होंने क्या बताया कि किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य का आपेक्षिक वाष्प दाब, क्या, किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य का आपेक्षिक वाष्प दाब, ये क्या है, आपेक्षिक वाष्प दाब, उस वैद्युत अपघट्य के या उस अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। यही क्या है, हेनरी का नियम। ठीक बेटा, यहां पर देखिए मैं बता रहा हूं फिर से, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम देखिए क्या कह रहा है, हेनरी का नियम कह रहा है कि किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य ठीक बेटा, किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य का आपेक्षिक वाष्प दाब विलेय के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद आपको ये फार्मूला लिख देना है, यानी पी ए अनुक्रमानुपाती एक्स ए। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो दाहिने तरफ एक क्या आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा, यानी इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। ठीक बेटा, अब ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया क्या, तो हेनरी के नियम का फार्मूला, जहां के एच क्या है, जहां के एच हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक है। ठीक बेटा, यही आपको तैयार करना है। हेनरी का नियम पूछेगा आपसे 2 नंबर में, आपको लिखना है किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य का आपेक्षिक वाष्प दाब विलेय के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। पी ए अनुक्रमानुपाती एक्स ए, पी ए इक्वल टू के एच इंटू एक्स, इतना ही लिख देना है आपको, यहां तक आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया हेनरी का नियम। इसके बाद आपका क्या आता है, देखिए इसके बाद आपका आता है राउल्ट का नियम। क्या आता है, राउल्ट का नियम। देखिए राउल्ट का नियम जो है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज्यादा जो अगले टॉपिक में हम पढ़ाएंगे वो है। अब देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम समझिए, कुछ नहीं है, आप समझ लीजिए राउल्ट का नियम क्या है, मैं अभी बता रहा हूं। देखिए राउल्ट का नियम जो है वो क्या है, फार्मूला सबसे पहले आप दे लिए, फार्मूले से आप याद करिए तो आपको कभी भूलेगा ही नहीं। ये पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इक्वल टू एन बटा एन प्लस कैपिटल एन। ठीक बेटा, अब यहाँ पर क्या है, पी नॉट जो है वो क्या है, विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, पी नॉट क्या है, विलायक का वाष्प दाब, स्मॉल एन का है विलेय का मोल, कैपिटल एन क्या है, विलायक का मोल। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है टोटल, तो किसी ठोस द्रव विलयन का क्या है, आपेक्षिक वाष्प दाब है, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। ठीक बेटा, ये क्या है, विलेय का मोल प्रभाव। तो आपको लिखना यही है, किसी ठोस द्रव विलयनों के लिए
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, फिर से ये क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है किसके लिए, ठोस द्रव विलयनों के लिए। तो किसी ठोस द्रव विलयनों के लिए वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए ये क्या है, ये जो है आपका तो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, अवनमन, ठीक बेटा। ये क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। अब आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए इनका नियम क्या हो जाएगा, राउल्ट का नियम, कि इस नियम के अनुसार या राउल्ट के नियमानुसार किसी ठोस द्रव विलयनों के लिए विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इतना सा तो ही है, कहीं ज्यादा थोड़ी ना है। देखिए किसी ठोस द्रव विलयनों के लिए विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, इतना ही लिखना है और इनकी सीमाएं लिख देना है, आपको 3 नंबर मिल जाए। तो हम यहाँ पर इसे लिख देते हैं बिल्कुल इसी ही लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपको बताया गया है कि किसी ठोस द्रव विलयनों के लिए विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक बेटा। तो इसे हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं, आपके सीधा दिमाग में बैठा देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार डैश खींचिए, डबल इंटू कामा स्टार्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, किसी ठोस द्रव विलयनों के लिए विलयनों के लिए विलयन के वाष्प दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, बराबर होता है। ये हो गया क्या, इनका जो नियम है वो नियम कंप्लीट हो गया। इसे आप क्या कर दीजिए, इन्वर्टेड कामा बंद कर दीजिए, ठीक बेटा। तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखिए पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इजक्वल टू एन बटे एन प्लस कैपिटल एन। ये हो गया इनका फार्मूला और ये हो गया नियम। इसके बाद आता है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं भी लिखिए, ठीक बेटा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए पहला नंबर सीमाएं। सीमाएं क्या होता है, ये जो नियम है राउल्ट का नियम, ये केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। किस विलयनों पर, आदर्श विलयनों पर, ठीक बेटा। तो पहला नियम यही हो जाएगा कि ये केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। अब आदर्श विलयन क्या होता है, आप सभी लोगों के मन में क्वेश्चन बन रहा होगा, आदर्श विलयन सर क्या होता है। वह विलयन जो सभी परिस्थितियों पर क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं, ठीक बेटा। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, वह विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। दूसरा जो है इसका वो क्या है, तो यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, ठीक बेटा। दूसरा नियम, 2 नियम लिख दिए काफी है। सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता, क्यों नहीं लागू होता, क्योंकि ये विचलन प्रदर्शित करता है। सांद्र विलयनों के साथ क्या करता है, राउल्ट का नियम विचलन प्रदर्शित करता है, इसलिए ये उस पर लागू नहीं होता है, ठीक बेटा। तो ये हो गया आपका राउल्ट का नियम। पहला टॉपिक मैंने क्या बताया, संपराश्रयी विलयन। दूसरा टॉपिक क्या बताया मैंने, परासरण दाब। तीसरा टॉपिक क्या बताया, विसरण और परासरण में अंतर। चौथा टॉपिक क्या बताया मैंने आपको, हेनरी का नियम। पांचवा टॉपिक आपका मैंने क्या बताया, राउल्ट का नियम और इनकी सीमाएं। आगे हम बढ़ते हैं 6वां नंबर पर,
6वां नंबर जो है वो सांद्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? सांद्रता से संबंधित है। जितना मैं बता रहा हूं आपको उतना ही आपको तैयार कर लेना है बस, और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक बेटा, अगर आप सोचें कि हम जितना कुछ सर ने लिखाया है नोट्स में सब कुछ पढ़कर फिर जाएं, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, आप पहले तो सब तैयार करिए। जैसे पेपर आपका आए, पेपर नजदीक आए, तो आपको मोटा मोटा देखना है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है बहुत। उसीलिए तो मैं वन शॉट लेकर आ रहा हूँ। वैसे तो सारे टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन अब आपको किस पर ज्यादा फोकस करना है उसके लिए मैं वन शॉट बना रहा हूं। तो आपको इस वन शॉट को नहीं छोड़ना है, आपको जरूर देखना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए मोलरता के बारे में। किसके बारे में? मोलरता के बारे में। ठीक बेटा, मोलरता क्या होती है? देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, फार्मूला लिखिए। मोलरता मैं बता रहा हूं फार्मूला। मोलरता बराबर होता है विलेय का मोल, विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक बेटा, ये होगा। अगर यही चीज क्या दिया हुआ है, एमएल में अगर दिया हुआ है, तो विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन एमएल में और गुणे में 1000 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब देखिए ये क्या है? विलयन का आयतन, ये क्या है? विलेय का मोल। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, कितने लीटर में? 1 लीटर में। 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? उस विलयन की मोलरता कहते हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा, इस पर सवाल जरूर आएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव। इससे संबंधित न्यूमेरिकल आपके जरूर आएंगे। ये मैं 100% नहीं 101% लिखकर कहता हूं। अगर नहीं आए तो आप बताना, ये वीडियो मैं तुरंत डिलीट कर दूंगा। अगर नहीं आया तो याद रखिएगा, कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर क्या है? मोलरता। मोलरता से संबंधित क्या है परिभाषा? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ये विलयन का आयतन है, कितना हो? 1 लीटर हो। कितना हो? 1 लीटर। अब इसमें जो विलय के मोलों की संख्या उपस्थित होगी उसी को हम क्या कहेंगे? तो विलयन की मोलरता कहेंगे। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के पदार्थ के कणों की मात्रा, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया क्या? मोलरता। इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं? तो मोलरता को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से। किससे? कैपिटल M से। मोलरता को हम क्या कहते हैं? कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, तो ये हो गया आपका फार्मूला। मैंने बता दिया मोलरता बराबर विलय का मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगर आपको ml में दिया गया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कंप्लीट हो गया। पहला टॉपिक की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आपको डिफिनीशन भी लिखना होगा, फार्मूला भी लिखना होगा, इस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। दूसरा है मोललता। क्या है? मोललता। मोललता क्या होता है? इसका डिफिनीशन आप अपने आप लिखेंगे, केवल मैं बताऊंगा। जहां यह आयतन लिखा हुआ है, यहां आपको क्या कर देना है? विलयन का आयतन छोड़कर विलायक का द्रव्यमान, क्या कर देना है? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किसमें?
तो केजी में, किसमें, केजी में। ठीक बेटा, यहां पर भी कर देना है वही चीज, विलायक का द्रव्यमान केजी में, और गुणे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक बेटा, फार्मूला परिभाषा आप क्या लिखेंगे, जहां आपने लिखा था 1 लीटर में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, किसी विलायक के, यहाँ क्या लिखेंगे, विलायक के, विलायक के 1 किग्रा में, 1 किग्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ में पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, तो ये क्या हो गया आपका मोलरता की डिफिनीशन, मोलरता हटाइए मोललता हो गया। ठीक बेटा, तो मोललता के डिफिनीशन हो गए। बस आपको क्या करना, सेम है, उसमें क्या था, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या थी, और इसमें किसी विलायक के, वहां विलयन यहाँ विलायक, विलायक के 1 किग्रा में उपस्थित मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक बेटा, याद कैसे रखेंगे, तो समझिए यहाँ पर मोलरता और मोललता, यहां क्या आया, रा आया, यहां क्या आया, ला आया, ला आया यानी आप क्या कहेंगे, किलो, लास्ट में यहां भी क्या आ रहा है, ला, यहां रा आया यानी आप क्या कहेंगे, लीटर, क्या, लीटर, यहां भी लास्ट में रा आया। तो अगर रा आ जाता है तो लीटर यानी मोलरता आयतन, अगर ला आ जाता है यानी किलो यानी आपका किग्रा, किसका, विलायक का। तो मोलरता मोललता मैंने आपको बता दिया बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आगे हम बात करते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज, इसके बारे में, मोल अंश या मोल प्रभाज, ये 3 टॉपिक जो मैंने आपको बता रहे हैं, मोलरता मोलरता मोल प्रभाज, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। क्यों नहीं मिस करना है, क्योंकि ये अक्सर लगातार पूछ लिए जाते हैं। ठीक बेटा, आगे हम बात करते हैं मोल अंश, इसके बारे में, मोल अंश के बारे में, मोल अंश, मोल अंश क्या होता है, देखिए मोल अंश कहिए या मोल प्रभाज कहिए, एक ही बात होता है। समझिए यहाँ पर मोल प्रभाज को हम x से प्रदर्शित करते हैं, किससे, x से। तो अगर मान लीजिए किसी पदार्थ का हम मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं, मान लीजिए विलेय का ज्ञात करते हैं, तो x विलेय, तो विलेय का मोल ऊपर हो जाएगा बटे विलयन का मोल। ठीक बेटा, तो यानी आप क्या कहेंगे, जिसका भी अगर विलायक का ज्ञात करना है तो विलायक का ऊपर, नीचे विलयन का मोल। तो आप क्या कहेंगे, देखिए यहां पर मैं बता दे रहा हूं कि किसी पदार्थ के या किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के मोल तथा विलयन के कुल मोलों के अनुपात के बराबर होता है। यही आप लिखेंगे डिफिनीशन में, क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ का या किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के मोल तथा विलयन के कुल मोल के अनुपात के बराबर होता है। तो इसी को यहां पर आपको लिख देना है, इसी चीज को, कि किसी अवयव के मोल प्रभाज, अवयव का मोल प्रभाज, मोल अंश या कह दीजिए या प्रभाज कह दीजिए, एक ही बात होती है, मोल अंश उस विलयन, उस अवयव के मोल तथा विलयन के कुल मोल के अनुपात के बराबर होता है, के बराबर होता है। यही क्या है, मोल प्रभाज के बारे में इतना ही लिखना है, और फिर आपको लिख देना है x विलेय बराबर इतना हो गया। मान लीजिए, माना विलेय का मोल, विलेय का मोल स्मॉल n तथा विलायक का मोल कैपिटल N है। ठीक बेटा, तब क्या हो जाएगा, x विलेय बराबर इतना हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो विलेय का मोल कितना है, स्मॉल n, और विलयन का मोल, तो विलयन का क्या हो जाएगा, जब विलेय और विलायक दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए, अब इसे हम क्या कहते हैं, x विलायक, अब विलायक का ज्ञात कर लेते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, विलायक का हो जाएगा यानी कैपिटल N हो जाएगा,
और फिर नीचे क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, क्योंकि अभी मैंने बताया जिसका मोल अंश ज्ञात करना है उसका मोल ऊपर और नीचे विलयन का मोल। इसे मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 धन 2, तो क्या हो जाएगा, एक्स विलेय प्लस एक्स विलायक बराबर एन बटा एन प्लस कैपिटल एन प्लस एन बटा एन प्लस कैपिटल एन। जोड़ेंगे तो एन प्लस कैपिटल एन, क्योंकि हर जो है वो बराबर है, और बटे एन प्लस कैपिटल एन, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। यानी यहां से निष्कर्ष निकलता है कि किसी विलयन में उपस्थित अवयवों के मोल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा सकता है, IIT JEE नीट इसमें भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन 1 नंबर में। क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित अवयवों का मोल प्रभाज का योग सदैव एक होता है। ठीक बेटा, तो ये हो गया कि आपका मोल अंश। इस पर भी आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 1 2 नहीं, कई न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आपको इसे तैयार कर लेना है। ठीक बेटा, तो ये इतना हो गया सांद्रता पर प्रदर्शित। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक है जो आपका क्या है, वो देखिए क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन देख लीजिए क्वथनांक में उन्नयन में बता दे रहा हूं हल्के से, आप उसे याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिएगा। बाकी मैंने उसकी वीडियो जो है ऑलरेडी पहले बना दिया है। ठीक बेटा, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है समझिए। जब क्या करते हैं, किसी शुद्ध विलायक में क्या करते हैं, कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य मिला देते हैं, तो उसके क्वथनांक में जो क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। पहले कम ताप पर उबल रहा था, अब अधिक ताप पर उबलेगा, तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। समझिए, यहाँ पर चित्र से समझिए, ये कोई पात्र है, इसमें शुद्ध विलायक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, शुद्ध विलायक इसमें भरा हुआ है। ठीक बेटा, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक भरा हुआ है। ठीक बेटा, अब इसमें मैंने क्या कर दिया कि इसमें थोड़े क्या कर दिए, अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य मिला दिए। क्या मिला दिए, अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य। ये क्या है, अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य, अनपघट्य। ठीक बेटा, मिला दिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये शुद्ध विलायक था, इसने क्या किया, कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य मिलाया, तो इसके क्वथनांक में जो वृद्धि हुई उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ठीक बेटा, तो आप लिख सकते हैं या मैं बोल दूं, चलिए मैं बोल दे रहा हूं, क्या होता है समझिए। किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य मिलाया जाता है, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं केवल, जब किसी शुद्ध विलायक में, किसमें, शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य मिलाया जाता है, दोनों क्या किया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है। ठीक बेटा, तो क्या होता है, तो विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। आशा करता हूं कि आप लिख लीजिएगा। अगर नहीं जानते, नहीं लिख पाएंगे, तो मैंने इसकी एक ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाया है, तो वहां से आप, मैंने वहां लिखाया भी है, तो आप वहां से लिख लीजिएगा। क्या है कि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। सेम इसी प्रकार से एक हिमांक में अवनमन है। क्या है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य मिलाया जाता है तो उस विलयन के हिमांक में हुए अवनमन को क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक बेटा, तो बिल्कुल सिंपल सा था, इतना ही टॉपिक है जो आपको इस पहले लेसन में तैयार कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल तैयार कर लेना है। क्या तैयार कर लेना है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें से आपको जाना है और जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे न्यूमेरिकल को आपको तैयार कर लेना है। ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है आपको परासरण दाब, परासरण दाब यानी फार्मूला, तो पीवी इक्वल टू एनएसटी से, एनएसटी। ठीक बेटा, दूसरा जो आपका है वो क्या है, तो दूसरा आपका मोलरता, अभी मैंने फार्मूला बताया। तीसरा मोललता और चौथा मोल अंश। इन चार पर आपको इस लेसन से आपको देख कर जाना है न्यूमेरिकल।
क्योंकि इन चारों से आपके बोर्ड पेपर में जरूर फंसने वाले हैं, जरूर फंसने वाले हैं, जरूर फंसने वाले हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर आप इन्हें नहीं देख कर जाते हैं तो यानी आपने केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसे जा रहे हैं पेपर देने। ये इतना आसान टॉपिक है और आपके सबसे ज़्यादा नंबर इसी से आते हैं, तो क्यों ना इसे हम देख कर तब जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का खेला है इस पर, 20 मिनट आप इस पर लगा देते हैं तो आपके 4 नंबर 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, 6 नंबर। तो आप इसे ज़रूर देख कर जाइए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रही होगी, क्योंकि इसमें मैंने वही टॉपिक बताया है जो आपको बोर्ड के लिए तैयार करना है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।